हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी का टॉपिक नागरिकता भाग 2 हम कर रहे थे और साथ ही इसमें जो जो अमेंडमेंट हुए हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने नागरिकता संशोधन बिल 1955 के बारे में बात की। अब हम यहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है नागरिकता संशोधन बिल 2019 की बात कर रहे हैं। देखिए, कल हमने इसका परिचय और प्रावधान बताई गई थी कि किस प्रकार से अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आए व्यक्ति जो कि जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, तो वो व्यक्ति के लिए, चाहे वो अवैध रूप से आए हैं, उनके लिए अब अवैध कानून हटा लिया जाएगा और उन्हें भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। ये इसमें हमने कल पढ़ा था। तो आज हम इसमें आगे देखते हैं कि पंजीकरण क्या होता है, किस प्रकार से पंजीकरण किया जाता है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त करनी है, तो इस अधिनियम के बारे में बताया गया है। देखिए, आवेदनकर्ता आवेदन करने से 1 वर्ष पहले भारत में रहा हो या माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, पंजीकरण के बाद ही उसे नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये आप याद रखिएगा। पहले यहाँ 6 माह था, अब यहाँ 1 साल कर दिया गया है 1955 के अधिनियम को फेरबदल करके 2019 के अंदर, कि अब वो यहाँ पे 1 साल रहा हो। साथ ही उसके अंदर एक और योग्यता होनी चाहिए कि जब भी वो आवेदन करे उससे पहले निश्चित समय अवधि में वो भारत में रहा हो या केंद्र सरकार की कहीं नौकरी कर रहा हो और कम से कम 11 माह के समय उसने भारत में बिताए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के माता पिता हैं तब तो उसे 1 साल ही यहाँ रहना होगा, जो भारत के नागरिक हैं। मान लीजिए स्वाभाविक रूप से उसने नागरिकता प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए उसके माता पिता यहाँ के नहीं है, तो क्या करना होगा, उसे कम से कम 11 वर्ष यहाँ रहना होगा। साथ ही जहाँ भी जॉब कर रहा है, जहाँ मान लीजिए उसने रजिस्टर्ड किया, उससे 1 साल पहले तो उसे बताना ही होगा कि वो केंद्र सरकार में से कहाँ पे जॉब कर रहा है। ठीक है, तो ये उसके लिए प्रावधान है। अब देखिए, इस योग्यता के संबंध में बताया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए भी प्रावधान है। यानी इन व्यक्तियों के समूह के लिए अब क्या करना होगा, उन्हें 11 साल की अवधि नहीं बल्कि 5 साल की अवधि। अब देखिए, आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, ये दोनों पॉइंट्स आपको कहने क्या चाहते हैं। मान लीजिए हम, ये भारत है हमारा, तो इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर बांग्लादेश है। तो इससे व्यक्ति जो भी आए हैं, कौन से कास्ट के, जो जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, है ना, हिंदू हो, तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल नहीं 5 साल रहना होगा। ठीक है, इससे अगर व्यक्ति कहीं से आया है तो उसे कम से कम 11 साल रहना होगा। साथ ही 1 साल की केंद्र के अधीन कोई नौकरी है वो कर रखी है तो वो बतानी होगी। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये यहाँ की जो 3 पड़ोसी देश है उनके लिए है और ये अदर के लिए है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए अगर ऐसे व्यक्ति यहाँ पे उसी तारीख से नागरिक मान लिए जाते हैं, साथ ही उन पे जो अवैध प्रवास या नागरिकता संबंधी कानून पर कार्रवाई बंद कर दी जाती है। अवैध प्रवाह मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वीज़ा पे आए हैं लेकिन वीज़ा समाप्त हो गया है और फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं, तो 1920 का अधिनियम उन पे अवैध कार्रवाई के रूप में लगाया जाता है कि क्या उनको वापस उनके देश भेज दिया जाए या कुछ भी। तो ये सारी कार्रवाई उन पे नहीं की जाएगी। अब देखिए, इसमें साथ एक और चीज़ देख लेते हैं हम। देखिए, सरकार ने क्या किया है कि 6ठी अनुसूची में जो शामिल हुए थे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन पे ये जो व्यक्ति आकर रह रहे हैं या जो व्यक्ति आकर रहेंगे, उन इन राज्यों में रहने के लिए उन्हें उन राज्य के सरकार से लिखित में लिखवाना होगा। ठीक है, साथ ही इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड भी शामिल हैं, जिन्हें इनर लाइन परमिट कहा गया है। ठीक है, इनर लाइन परमिट है ये, कि इनको जब भी यहाँ रहना होगा, इन जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, तो उन्हें यहाँ परमिट के आधार पे रहना होगा वहाँ की सरकार के माध्यम से। अब देखिए, हम इसका पूरा निष्कर्ष देख लेते हैं कि क्या था इसके अंदर, क्या नहीं था। तो चलिए हम इसके निष्कर्ष को देखिए। इस बिल के पास होने के बाद बहुत से आपने सुने होंगे, है ना, पूरा देश भड़काऊ स्थिति में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो मुस्लिम कास्ट की अवहेलना की गई, साथ ही क्या हुआ था
कि अनुच्छेद 14 का परीक्षण ही नहीं किया गया, क्योंकि अनुच्छेद 14 हमें बताता है विधि के समक्ष सभी देशों को समानता है, सभी राज्यों को समानता है, सभी व्यक्तियों को समानता है। तो अब इसमें निष्कर्ष रूप से हम क्या कह सकते हैं कि अधिनियम के प्रावधान की व्याख्या और उसकी संवैधानिकता का परीक्षण करने के लिए संविधान के संरक्षण होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय अब इस बात का भी परीक्षण करता है कि क्या अनुच्छेद 14 का परीक्षण किया गया है या नहीं, अधिनियम में इसका वर्गीकरण उचित है या नहीं। साथ ही देखिए, भारतीय नागरिकता में मौलिक कर्तव्यों के में अपने पड़ोसी देशों में सताए गए लोगों की सुरक्षा करने में शामिल है, लेकिन सुरक्षा कार्य संविधान के अनुसार होना चाहिए। और अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, इसमें पूर्वोत्तर लोगों के को ये समझाने के लिए और अधिक रचनात्मक ढंग से प्रयास किया जाने लगा कि इन क्षेत्रों के लोगों की भाषा, संस्कृति और सामाजिक पहचान का संरक्षण किया जाएगा। यानी जो भी देखिए इन देशों से आने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारत से संबंध रखते हैं, इसीलिए उनके साथ कुछ गलत हो ये भारत ने बंद करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये अधिनियम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।